हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म क्विकली, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। जो स्टूडेंट्स इसके रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं उनको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंफर्मेशन केवल वही स्टूडेंट करें जो लाइव क्लास में हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चंस को कर रहे हैं जिनको पूछा जा सकता है, यानी ऐसे क्वेश्चन जो लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम मैच द आइटम्स क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। मैच द आइटम फॉर वर्किंग कैपिटल गिवन इन कॉलम ए विद बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड गिवन इन कॉलम बी। तो यहाँ पे हमारे पास दो एस्पेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक उस आइटम का नाम है जो स्टॉक या करंट एसेट की आइटम है। दूसरा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करने के लिए उनको बेस इसमें से किसको लिया जाता है, बेस दिए हुए हैं ग्रुप बी के अंदर। तो हमने इनको मैच करना है। रॉ मटेरियल, एवरेज मंथली कंजम्पशन, स्टॉक इन प्रोसेस, monthly gross credit sales, finished goods, monthly cost of sales, receivables, monthly cost of production। तो ये चार आइटम्स हमने मैच करनी है। यस, ट्राई करिए अगर आपने वर्किंग कैपिटल मेथड को, जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड है, अगर आपने उसको अच्छे से कर रखा है तो यस मैच करके बता दीजिए। व्हाट शैल बी द आंसर, क्या आंसर रहेगा, मैच करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए इसको मैच कर देते हैं। जब हम रॉ मटेरियल की वैल्यू को लेते हैं तो रॉ मटेरियल की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन मंथली कंजम्पशन कितनी है। पर मंथ कंजम्पशन वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको रिलेट कर देते हैं रॉ मटेरियल के साथ। तो दिस मीन 1 का 1 हुआ। स्टॉक इन प्रोसेस, स्टॉक इन प्रोसेस इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसके लिए नंबर 4 हुआ। नंबर 1, नंबर 4। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स के लिए कैलकुलेशन हम करते हैं मंथली कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस के ऊपर, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस के ऊपर। 3 का 3 ही रहा। नंबर 4 रिसीवेबल, इनका कैलकुलेशन हम करते हैं मंथली ग्रॉस क्रेडिट सेल्स के बेसिस के ऊपर, यानी ये हुआ हमारा नंबर 2। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 3 एंड 4 का 2। तो हमारा आंसर कौन सा बना, हमारा आंसर बन गया ऑप्शन बी। दिस इज आवर आंसर। तो ये हुआ हमारा मैच पॉइंट्स का क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्वेश्चन जो है प्राइमरली MCLR के ऊपर बेस्ड है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको जब बैंक्स कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इन केस ऑफ MCLR, cost of funds is calculated on the basis of
एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स, या कोई और मेथोडोलॉजी है इन वोग। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेसिस के ऊपर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेसिस के ऊपर, या अदर मेथोडोलॉजी जो बैंक यूज कर रहे हो उसके बेसिस के ऊपर कॉस्ट ऑफ फंड्स को कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सो हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कौन सी कॉस्ट ली जाती है। फ्रेंड, इनमें से किसी भी कॉस्ट को लिया जा सकता है। सो इनमें से एवरेज कॉस्ट को लिया जा सकता है, मार्जिनल कॉस्ट जो करंट कॉस्ट होती है उसको कहते हैं, उसको लिया जा सकता है, कोई और मेथोडोलॉजी अगर बैंक यूज करते हैं तो उसको लिया जा सकता है। तो दैट मीन आवर ऑप्शन आंसर विल बी डी। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द मार्जिन स्टिपुलेटेड बाय बैंक्स फॉर एडवांसेस अगेंस्ट गुड्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन विच प्राइस और विच प्राइस विच एवरेज लोअर। तो जब भी हम लोन देते हैं, कैश क्रेडिट एडवांस देते हैं आमतौर के ऊपर, तो अगर कैश क्रेडिट में स्टॉक या गुड्स हमारी सिक्योरिटी हैं, तो हम जब मार्जिन जो स्टिपुलेट करेंगे वो किसके बेसिस के ऊपर करेंगे। सो मार्जिन स्टिपुलेटेड बाय बैंक्स फॉर एडवांस अगेंस्ट गुड्स इज टू बी कैलकुलेटेड। तो किस प्राइस के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो 2 प्राइसेस हमें यहाँ पे दी हुई हैं। तो देखें क्या क्या प्राइसेस हैं। होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, विच एवरेज लोअर। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्या आंसर आपको लगता है कि बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3? ट्राई टू आंसर। थोड़ा कोशिश करें आंसर देने की। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो इसमें 2 प्राइसेस हम कौन कौन सी लेते हैं। सो 2 प्राइस होती हैं। एक तरफ होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में हमने उसको परचेज किया। दूसरी तरफ होती है हमारी मार्केट प्राइस, वो प्राइस पॉसिबली जिसके बेसिस के ऊपर हम बेच सकते हैं। तो दोनों में से जो भी कम रहेगी उस प्राइस को लेना है। तो दैट मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। हम YouTube के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। ये क्लासेस JIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्जाम के लिए हैं। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं विद क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और जहां पॉसिबल है तो केस स्टडीज की भी हम डिस्कशन करते हैं। अगर इन क्लासेस को आप मिस कर रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए, तो द मीन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो तुरंत इन क्लासेस को ज्वाइन करके इनका बेनिफिट लीजिए। जो क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं उनमें से काफ़ी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड एंड एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी इज एज फॉलो। अगर हम किसी भी अच्छी एंड एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी की जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्विजिट्स हैं, तो इनमें से वो कौन कौन से हैं। तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, और इसके बेसिस के ऊपर इन ऑप्शन में से हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ से हमने आंसर देना है। तो पहले हम इन स्टेटमेंट्स को चारों को पढ़ लेंगे। तो स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इनका आंसर प्रोवाइड करिए। So read all these statements for question number 4 and try to answer the question. देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
तो चलें एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। द बोरर शुड हैव गुड टाइटल टू द सिक्योरिटी, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सो दिस इज करेक्ट। एसेट शुड बी इजिली आइडेंटिफाइबल, यानी जो सिक्योरिटी हम एक्सेप्ट करेंगे वो इजिली आइडेंटिफाई कर सकें, ये भी करेक्ट है। सिक्योरिटी शुड बी इजिली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल, हम उसको ट्रांसफ़र करना चाहें तो आसानी से और आराम से वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये भी करेक्ट है। इट मे हैव सम एनकम्बरेंस और लायबिलिटी अटैच्ड, फॉर एग्जांपल पार्टली पेड शेयर्स। फ्रेंड, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एनकम्बरेंस है, किसी प्रकार का कोई चार्ज है या कोई लायबिलिटी उसके साथ अटैच हुई है, जैसे पार्टली पेड शेयर्स में जो पार्टली पेड शेयर का बाकी पोर्शन बचा हुआ रहता है वो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो इस प्रकार की सिक्योरिटी को हम गुड या एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी नहीं मानेंगे। तो दिस मीन ऑप्शन 1, 2, 3 जो इसको कवर करता हो वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बैंकर्स नीड टू कंसल्ट लॉयर्स and obtain a legal opinion before accepting any land and building as a security. Lawyers should ascertain that person in whose name property stands has a good, valid, subsisting and marketable title over the property. This has to be done by verifying record with which office. तो जब भी बैंकर्स लैंड या बिल्डिंग को सिक्योरिटी एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपने लॉयर से लीगल ओपिनियन ऑब्टेन करते हैं। किसके बारे में? ये असर्टन करने के लिए कि जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो अच्छा टाइटल है, वैलिड टाइटल है, सबसिस्टिंग टाइटल है, मार्केटेबल टाइटल है। और इसके लिए ये वेरिफिकेशन किस ऑफिस में होती है? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में, लैंड रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्रार्स ऑफिस या सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस में, या टाउन प्लानिंग अथॉरिटी के ऑफिस में। तो ये जो वेरिफिकेशन है कि जो टाइटल के ये फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये वेरिफिकेशन किस ऑफिस में रहती है, हमने उस ऑफिस का नाम बताना है इनमें से। Question number 5. So what shall be the answer for question number 5? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर रहेगा रजिस्ट्रार्स ऑफिस या सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस, जो लैंड रिकॉर्ड्स के साथ डील करता है। इस ऑफिस में इसका वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a building is free from all charges and is not subject to any litigation or attachment from any court or statutory authorities, it is termed as। अगर कोई बिल्डिंग हम सिक्योरिटी ले रहे हैं और ये हर प्रकार के चार्ज से फ्री है और किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई अटैचमेंट है किसी भी कोर्ट से या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज से, तो हम इसको क्या कहते हैं? एनकम्बर्ड कहते हैं, लीज्ड कहते हैं, मॉर्टगेज्ड कहते हैं, या अनएनकम्बर्ड कहते हैं। सो व्हाट इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इसको? सो बिल्डिंग विच इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ चार्जेस, देर इज नो लिटिगेशन, देर इज नो अटैचमेंट, तो उसको क्या कहेंगे? एनकम्बर्ड कहेंगे, लीज्ड कहेंगे, मॉर्टगेज्ड कहेंगे, या अनएनकम्बर्ड कहेंगे? व्हाट वी विल कॉल इट? फ्रेंड, इसको हम अनएनकम्बर्ड कहेंगे। अनएनकम्बर्ड मीन्स जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, जिसके रिलेटेड कोई लिटिगेशन नहीं, जिसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, तो अनएनकम्बर्ड हम उसको कहते हैं फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड व्हाइल ग्रांटिंग एडवांस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी?
अगर हम LIC पॉलिसी के अगेंस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देते हैं तो इनमें से कौन कौन से प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं। तो ये हमारी 4 स्टेटमेंट्स हैं और फिर इसके ऊपर बेस्ड ये हमारी 4 ऑप्शंस हैं। हमने यहाँ से आंसर करना है। तो इनमें आंसर बनेगा हमारा किसके बेसिस के ऊपर, इन 4 स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर। तो इन 4 स्टेटमेंट्स को रीड करिए केयरफुली, फिर देखिए इनमें से कौन सी एप्लीकेबल बनती हैं और उसके बेसिस के ऊपर ऑप्शन को चूज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एनी आंसर। यस, क्विकली आप अपने आंसर को कॉपी में लिख लें, फिर टैली कर लेंगे गिवन आंसर के साथ। जो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए इन स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं। लेटेस्ट प्रीमियम रिसीट्स मस्ट बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड। यस, पॉलिसी अपडेट है या नहीं ये पता चलता है प्रीमियम पेमेंट से। तो प्रीमियम की रिसीट ऑन रिकॉर्ड रखनी चाहिए, लेटेस्ट वो भी, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट शुड बी इन ओरिजिनल, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय इशूइंग अथॉरिटी। तो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो पॉलिसी इशू की गई है, वो डुप्लीकेट वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसकी स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर होनी चाहिए और प्रॉपरली वो साइन हुई होनी चाहिए बाय द इशूइंग अथॉरिटी। ये भी करेक्ट हुआ। इंश्योरेंस कंपनी शुड हैव एडमिटेड एज ऑफ द अश्योर्ड। ये किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उसमें एज मेंशन की गई हो, उसको हम कहते हैं एज को एडमिट कर लेना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसी मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ द बैंक। नो, इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी का जो ट्रांसफ़र है बैंक की फेवर में वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, पॉलिसी का असाइनमेंट जो है वो होना चाहिए। तो दिस मीन ऑप्शन 1, 2, 3 वाला आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये बनता है हमारा ऑप्शन आंसर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में जाने से पहले ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लेसन इज़ द बेस्ट सोर्स, क्योंकि वीडियो लेसन में हम जो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं वो सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर देर तक आप उसको याद रख पाते हैं। कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसको करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मिलेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर। सो हमारे वीडियो लेसन्स, हमारा क्वेश्चन बैंक जो बेस्ट क्वालिटी के हैं, वेरी लो प्राइस्ड हैं और लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक हैं, इनको अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो इट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इमीडिएटली इनको यूज़ करना शुरू करें और पेपर में अपने मार्क्स को, स्कोर को इम्प्रूव करें और पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें। तो ये मिलेंगे कहाँ पे आपको? तो ये अवेलेबल रहेंगे हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज के अंदर। वहीं पे आपको हमारी ऐप डाउनलोड भी मिल जाएगा। तो चलिए इनको यूज़ करें, इनका बेनिफिट लें और अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स इन करेक्ट विद राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट इनमें सही है? करेक्ट स्टेटमेंट्स हमने बतानी है। तो देखें क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं और ये उनके गिवन ऑप्शंस हैं। तो इनमें देखें कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करिए। रीड ऑल स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो पहली स्टेटमेंट क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन पार्टनर्स अकाउंट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट डेबिट बैलेंस ऑफ ए पार्टनरशिप अकाउंट। अगर लोन अकाउंट हमारा पार्टनरशिप फर्म का है और क्रेडिट बैलेंस पार्टनर के अकाउंट में है तो सेट ऑफ के राइट को यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है।
सेकंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। राइट ऑफ सेट ऑफ इज एक्सरसाइजेबल बिटवीन टू फर्म्स which have separate names but are composed of same set of partners। अगर फर्म A है, फर्म Z है, इन दोनों के पार्टनर्स हैं A, Z एंड X, तो दोनों के पार्टनर सेम है, तो यहाँ पे इनको दो फर्म्स नहीं, इनको एक फर्म माना जाएगा। तो इनके जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, एक का डिपॉजिट अकाउंट, दूसरे का लोन अकाउंट, उसको सेट ऑफ के लिए यूज किया जा सकता है। क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट डेबिट बैलेंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न एंड वाइस वर्सा। अगर किसी सोल प्रोप्राइटर का, लेट अस से ए इज ए सोल प्रोप्राइटर और ए जेड उसकी फर्म है सोल प्रोप्राइटर, सो इसका लोन हो, इसका डिपॉजिट हो, या इसका लोन हो, इसका डिपॉजिट हो, तो दोनों ही केसेस में सेट ऑफ का राइट अवेलेबल रहता है। लेट अस गो टू स्टेटमेंट नंबर 4। राइट ऑफ सेट ऑफ एंड लियन राइट कैन बी यूज्ड एट द सेम टाइम फॉर ए सिक्योरिटी। सो किसी भी सिक्योरिटी के लिए एक ही समय के ऊपर हम चाहें तो राइट ऑफ सेट ऑफ को भी और राइट ऑफ लियन को भी यूज कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। जहां हमारे पास सेट ऑफ का राइट अवेलेबल रहता है वहां लियन का राइट अवेलेबल नहीं होता, और जहां लियन का राइट अवेलेबल रहता है वहां सेट ऑफ का राइट अवेलेबल नहीं होता। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? तो ऑप्शन बी इज द आंसर, 1 and 2 and 3। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर चले। फॉर्म्स obtained by बैंक आर नॉट इन द नेचर ऑफ प्रॉमिस और एग्रीमेंट। सो कुछ बैंक्स प्रॉमिस लेते हैं, प्रॉमिसरी नोट जैसे होता है, एग्रीमेंट्स लेते हैं, और कुछ फॉर्म्स ऑब्टेन करते हैं। जो फॉर्म्स हैं दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ प्रॉमिस और एग्रीमेंट्स, सो दीज आर ऑब्टेन्ड फॉर व्हाट ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। तो इनको हम जो लेते हैं किस पर्पज के लिए लेते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए कौन सी ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? किस पर्पस के लिए लेते हैं? टू स्पेसिफाई क्लियरली द इंटेंशन ऑफ द बोरर। तो बोरर की जो इंटेंशन है उसको क्लियरली बताने के लिए इनको लिया जाता है। दिस इज करेक्ट। टू बाइंड बोरर्स लीगली, नो उसकी तो जरूरत नहीं, उसके लिए एग्रीमेंट्स है। टू मेक लोन एनफोर्सेबल, उसके लिए भी एग्रीमेंट्स हैं। टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग, उसके लिए भी हमारे पास एग्रीमेंट्स हैं या प्रोमिसेस हैं। तो फॉर्म्स को यूज करते हैं इस पर्पस के लिए। When a payment is to be made out of the loan proceeds to a supplier of goods, a letter from the borrower authorizing the bank to pay proceeds by means of draft or banker's check is taken by means of। तो जब भी लोन अकाउंट में से सप्लायर ऑफ गुड्स को पैसा पे करना है तो उस केस में बोरर से हम एक लेटर लेते हैं जिसमें बोरर ऑथोराइज करता है बैंक को कि लोन प्रोसीड्स को डीडी बना के या बैंकर चेक बना के वो सप्लायर को पे कर दे। तो दिस इज टेकन बाय मींस ऑफ। ये जो लेटर है ये हम किस प्रकार से लेते हैं? प्रॉमिसरी नोट लेकर के लेते हैं, फॉर्म के थ्रू लेते हैं, एग्रीमेंट के थ्रू लेते हैं, या किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू लेते हैं। तो इसके लिए इनमें से हम किसको यूज करते हैं? प्रॉमिसरी नोट को, फॉर्म को, एग्रीमेंट को, या कोई और डॉक्यूमेंट को। आई होप क्वेश्चन इज वेरी क्लियर एंड ऑप्शंस आर आल्सो वेरी क्लियर। तो क्या आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? सो यहां पे हम यूज करते हैं फॉर्म को। सो फॉर्म को जब हम यूज करते हैं तो उससे बोरर की इंटेंशन क्लियर हो जाती है कि वो किस पर्पस के लिए क्या करना चाहता है। तो इसलिए हम
फॉर्म को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज क्लासिफाइड विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसको क्लासीफाई हम करते हैं SMA 0 व्हेन बैलेंस इज मोर देन लिमिट फॉर 1 to 30 days, SMA 1 when balance is more than 31 to 60 days, SMA 2 when balance is more than limit 61 to 90 days, NPA when account remains out of order for more than 90 days। हमने बताना इनमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है, which statement is wrong। So SMA 0 when balance is more than a limit for 1 to 30 days, SMA 1 when balance is more than limit for 31 to 60 days, SMA 2 when balance is more than a limit for 61 to 90 days। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा इनकरेक्ट है? Which among the following is not correct? इनमें से कौन सा गलत है? सभी स्टेटमेंट्स को रीड करिए। फ्रेंड, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो 1 to 30 डेज के लिए SMA 0, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो नंबर A है, क्योंकि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में SMA 0 का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। SMA 0 का कंसेप्ट टर्म लोन में एप्लीकेबल बनता है, इसीलिए ऑप्शन A हमारा आंसर बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट में SMA 0 पोजीशन नहीं होती, SMA 1 भी होती है, SMA 2 भी होती है, NPA भी होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ए कैश क्रेडिट अकाउंट इज ट्रीटेड आउट ऑफ ऑर्डर इन द फॉलोइंग केसेस। कैश क्रेडिट जो अकाउंट हैं उनको आउट ऑफ ऑर्डर हम कब ट्रीट करते हैं? तो ये अलग अलग सिचुएशंस हमें दे रखी हैं, तो इनमें देखिए कौन सी सिचुएशन हमारी करेक्ट आंसर बनती है। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो यहाँ पे ये 4 हमारी ऑप्शंस हैं, तो देखिए कौन सा आंसर इनमें करेक्ट बनता है। सो कैश क्रेडिट इज ट्रीटेड आउट ऑफ ऑर्डर। नंबर 1, बैलेंस मोर देन सैंक्शनड लिमिट और ड्रॉइंग पावर, ये तो बनता है। नो क्रेडिट फॉर मोर देन 90 डेज, सो ये भी बनता है। नंबर 2 भी बनता है। देन नंबर 3 में क्या है? क्रेडिट इन द अकाउंट लेस देन इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग 90 डेज पीरियड, तो ये भी बनता है। स्टॉक स्टेटमेंट नॉट सबमिटेड, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट अगर नहीं होती तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 3 महीने का, तो तभी हम उसको फिर आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 3 महीने नहीं है गिवन क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए ये आउट हो जाएगा। तो हमारा गिवन ऑप्शन आंसर बन जाएगा B। सो B इज द राइट आंसर। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अभी और कई क्वेश्चन बाकी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर दीजिए, तो हम इनको सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन आई एम श्योर आपको यूज़फुल लग रहा होगा, तो उस केस में उसको लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाता है। तो दिस मीन जब आप सेशन को लाइक करते हैं तो आप दूसरे और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। तो क्विकली इसको लाइक कर दीजिए अगर ऑलरेडी आपने इसको लाइक नहीं किया है तो।
और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में, ताकि और आपके फ्रेंड्स कोलीग्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हमारे जो लेसन्स हैं आप उनको मिस ना करें। बेल आइकन बिल्कुल ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन से आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इमीडिएटली और लाइक कर दें। तो चलें अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लोन अकाउंट ऑफ ए आउटस्टैंडिंग 6 लाख, overdue amount 2,10,000. It is a substandard. Loan account of B, outstanding rupees 8 lakh, overdue amount 3.05. It is doubtful one account. On 22nd September, A pays rupees 2.25 lakh and B pays rupees 3.02 lakh. What is classification of their account after this payment, that is on September 2020? तो हमने बतानी है इन अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन क्या रहेगी। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 6 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अमाउंट ओवर ड्यू 210 है, इसने पे कर दिए 225। बी के अकाउंट में 8 लाख आउटस्टैंड करता है, ओवर ड्यू अमाउंट 3.05 है, उसने पे किया 3.02। हमने दोनों अकाउंट की क्लासिफिकेशन बतानी है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ए का अकाउंट सब स्टैंडर्ड है, बी का डाउटफुल। ए का अकाउंट स्टैंडर्ड है, बी का सब स्टैंडर्ड। ए का अकाउंट स्टैंडर्ड है, बी का डाउटफुल 1। दोनों ही स्टैंडर्ड माने जाएंगे। तो इनमें कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि वह करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 13। सो विच वन इज द राइट आंसर? फ्रेंड, ए ने क्योंकि पूरा अमाउंट जो ड्यू था पे कर दिया, इसलिए ए का अकाउंट हो जाएगा स्टैंडर्ड। बी ने पूरा अमाउंट पे नहीं किया, तो कुछ स्मॉल पोर्शन बाकी है, उसका अकाउंट डाउटफुल 1 था, उसका अकाउंट डाउटफुल 1 ही रहेगा। सो दिस मीन ऑप्शन सी इज द आंसर। To calculate secured balance in case of doubtful accounts, following security is not taken. तो जब भी हम डाउटफुल अकाउंट्स में देखते हैं कि हमारा बैलेंस सिक्योर्ड है कि नहीं, तो इनमें से किस सिक्योरिटी को हम नहीं लेंगे, विच विल नॉट बी टेकन? प्राइमरी सिक्योरिटी को नहीं लेंगे, कोलैटरल सिक्योरिटी को नहीं लेंगे, CGTMSE DICGC गारंटी को नहीं लेंगे, पर्सनल गारंटी थर्ड पार्टी को नहीं लेंगे। तो जब हम सिक्योरिटी को देखेंगे, सिक्योर्ड बैलेंस देखने के लिए, तो इनमें से किस सिक्योरिटी को हम आउट कर देंगे, उसको नहीं लेंगे? पर्सनल प्राइमरी सिक्योरिटी को, कोलैटरल सिक्योरिटीज को, गारंटीज फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशंस, या गारंटी फ्रॉम थर्ड पार्टी और द प्रमोटर्स। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? फ्रेंड्स, प्राइमरी सिक्योरिटी को सिक्योरिटी लेना है, कोलैटरल सिक्योरिटी को सिक्योरिटी लेना है, गवर्नमेंट की गारंटी है, CGTMSE की गारंटी है, DICGC की गारंटी है, इनको भी सिक्योरिटी लेना है। लेकिन थर्ड पार्टी गारंटी को या प्रमोटर की गारंटी को हमने सिक्योरिटी नहीं लेना है। तो दिस मीन हमारा जो आंसर बन जाएगा वो डी बन जाएगा, क्योंकि हमने बताना था कि इसको हम सिक्योरिटी के तौर के ऊपर नहीं लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का सेशन आपको बहुत यूजफुल रहा होगा। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। इस प्रकार के और सेशंस हम आगे जाके कंडक्ट करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।